सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के आज सुनवाई बेहद तीखी रही है। कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि आधार निवास का वैध प्रमाण है और बिना प्रक्रिया अपनाए किसी नागरिक को संदिग्ध मानना असंवैधानिक है। वहीं न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट कहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, इसलिए चुनाव आयोग को फॉर्म 6 की जांच का संवैधानिक अधिकार मिलता है। सिब्बल ने एसआईआर को हड़बड़ी और बहिष्करणकारी बताया, जबकि सीजीआई ने कहा कि पहले कभी नहीं हुआ कि किसी प्रक्रिया को असंवैधानिक नहीं बनाता। बहस तब और तेज हुई जब सिब्बल ने बोझ नागरिक पर डालने का विरोध किया और कोर्ट ने नोटिस प्रक्रिया का बचाव किया। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई है। सिब्बल ने कहा कि आधार मेरे निवास का प्रमाण है, अगर आपको इसे नकारना है तो वैधानिक प्रक्रिया अपनाइए, बिना उचित कारण नागरिक को संदिग्ध मानना ठीक नहीं है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि लेकिन आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं होता, इसलिए इसे हम केवल दस्तावेजों की सूची में एक विकल्प के रूप में देखते हैं, निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं देख सकते। इस पर सिब्बल ने कहा, लेकिन चुनाव आयोग फॉर्म 6 को ऐसे क्यों नहीं स्वीकारता जैसे दिया गया है। आयोग किसी पोस्ट ऑफिस की तरह इसे स्वीकार करे जब तक कोई ठोस विरोध सामग्री ना हो। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि आयोग केवल पोस्ट ऑफिस नहीं है, उसे संवैधानिक अधिकार है कि वो दस्तावेजों की शुद्धता की जांच करे। अगर फॉर्म 6 में कुछ गलत है तो उसे परखने की शक्ति आयोग के पास है। फिर सिब्बल ने कहा कि अगर एसआईआर जिस तरीके से चल रही है वो हड़बड़ी में और बहिष्कार कारणीय लगती है। नागरिक पर सबूत का बोझ डालना उचित नहीं है। यहाँ पर सीजीआई ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि पहले कभी नहीं हुआ, ये तर्क किसी भी प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को नहीं गिराता। जिस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि लेकिन आधार देकर आपने व्यक्ति को लाभ दिया है, फिर उसे संदेह के दायरे में आप क्यों ला रहे हैं? अगर हटाना है तो साबित कीजिए। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि मृत और अनुपस्थित लोगों की सूची पंचायतों और वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। नोटिस न मिलने की बात सही नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में घुसपैठियों का जो मुद्दा है कोई नया नहीं है। चुनाव आयोग के एसआईआर को जो लोग इसे सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया समझ रहे हैं वो भूल कर रहे हैं। बंगाल में वोटर लिस्ट का मुद्दा हमेशा से ही सत्ता की कुंजी रहा है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि एसआईआर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने का एक बहाना है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग उनके वोट बैंक को सीधा निशाना बना रहा है। यही कारण है कि ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। वो इसे वोटबंदी और बीजेपी की साजिश बता रही है। साथ ही प्रदेश की जनता से वादा कर रही है कि राज्य से किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। पर सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में एसआईआर मुद्दा बन रहा है, उससे फायदा आखिर किसका है? अब ये तय है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिहार में राहुल गांधी ने एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, पर तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को कभी फोकस में ही नहीं रखा। लेकिन अब बंगाल की परिस्थितियां बिहार से अलग होती नजर आ रही है। कैसे दिल्ली टू बंगाल में इस समय सियासत उबाल पर है, आपको बताते हैं। देखिए, बंगाल में 7 करोड़ से अधिक वोटर्स हैं। यदि 5 से 10% नाम हट जाएं तो टीएमसी पर इसका डायरेक्ट जो है असर पड़ेगा। टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर इसका गहरा प्रभाव पड़ना तय है। बंगाल में जिस तरीके से लगातार बीजेपी मजबूत हो रही है, उससे यही लगता है कि इस बार अगर कुछ परसेंट वोट में इजाफा कर लिया तो टीएमसी की सरकार का जाना बिल्कुल तय हो सकता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला हुबे का नारा देकर के साल 2021 में किस तरीके से इसको सेट करने की कोशिश की। टीएमसी ने बीजेपी को 77 सीटों पर रोक दिया, खेला हुबे का नारा देकर। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38% वोट मिले, जबकि टीएमसी ने 48% वोटों के साथ 215 सीटें अपने नाम कर ली। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 12 सीटें जीतकर और वोट शेयर को 38.7% तक पहुंचाकर ये साफ संकेत दे दिया कि हिंदू मतदाताओं में असंतोष बढ़ रहा है। अब एसआईआर के चलते अगर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निशाना बनाया जाता है तो ये तय है कि टीएमसी के वोट बैंक को नुकसान जरूर होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये पूरा मुद्दा 2026 के विधानसभा चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बन गया तो टीएमसी को कमजोर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर से शुरू हो चुका है, जिसमें बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर के वोटर लिस्ट को सत्यापित कर रहे हैं। बंगाल में 7 करोड़ से अधिक वोटर हैं और यदि 5 से 10% नाम हट गए, जैसा कि बिहार में हुआ है, तो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर गहरा प्रभाव पड़ना भी तय है। देखिए, बंगाल में वोटर लिस्ट हमेशा से विवादास्पद रही है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की जो समस्या है वो 1970 के दशक से चली आ रही है, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद लाखों शरणार्थी अवैध रूप से राज्य में आकर के बस गए। बंगाल में वोटर लिस्ट हमेशा से विवादास्पद रहा। कैसे?
सीपीएम सरकार 1977 से 2011 में वोट बैंक बनाती नजर आई। 2002 के आखिर में एसआईआर के तहत 28 लाख नाम हटाए गए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तब ममता बनर्जी ने इसका स्वागत किया। ममता बनर्जी ने धीरे धीरे सीपीएम के वोटर्स पर अपना कब्जा जमाया। जो लोग पहले सीपीएम के लिए काम करते थे वो अब टीएमसी के लिए काम करते हैं। तो जाहिर है अब बीजेपी चाहती ये है कि एसआईआर के तहत अवैध वोटर्स के नाम हटाए जाएं, जबकि ममता कतई नहीं चाहती कि ऐसा हो। एसआईआर अब बीजेपी के लिए बंगाल में हथियार है, पर जिस तरीके से 2002 में ममता को अवैध वोटर्स को हटाने के समर्थन के नाम पर सहानुभूति मिली, वो इस बार बीजेपी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि कोई भी नागरिक इससे समझौता नहीं करना चाहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर को 1950 के प्रतिनिधित्व कानून के तहत चलाया, ताकि जो डुप्लीकेट, मृत और अवैध नाम हैं वो हटाए जा सके। बिहार के पहले चरण में 8 करोड़ वोटर्स की जांच हुई और कई अवैध नाम पकड़े गए। बंगाल में सीमावर्ती जिलों में मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी पुराना है। एसआईआर को लेकर के ममता का जो विरोध है वो अपने इस समय चरम पर है। ममता का विरोध 20 नवंबर 2025 को चरम पर पहुंचा, जब उन्होंने सीईसी को पत्र लिख करके एसआईआर रोकने की मांग की। बीएलओ की मौतों का हवाला देकर के ममता ने रोकने की अपील की, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कमजोर करने की साजिश से करार दिया। ये पूरा मुद्दा 2026 चुनाव को जाहिर है प्रभावित करेगा, क्योंकि वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को फाइनलाइज हो जाएगी। तो जिस तरीके से एसआईआर से हजारों अवैध प्रवासी हाकिमपुर बॉर्डर पर भागते नजर आ रहे हैं, वो ये दिखाता है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। बीजेपी इसे अवैध घुसपैठ हटाओ का नैरेटिव बना रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे मुस्लिम वोटर्स को निशाना बता रही है। ये टीएमसी के लिए एक तरीके से सही है, तो दूसरी ओर पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी इससे जरूर होने वाला है। मुस्लिम वोट अगर डिलीट हुए तो नुकसान किसका होगा? टीएमसी का। यदि एसआईआर से 20 से 30 लाख नाम हट गए तो टीएमसी के 85 से 90% मुस्लिम वोट हो जाएंगे प्रभावित। 2011 जनगणना में बंगाल में मुस्लिम 27% थे, लेकिन अनुमानित 31 से 33% मुस्लिम वोटर है। अब मुस्लिम बहुल जिलों यानी कि मुर्शिदाबाद में 70% वोट है, मालदा में 55% है, और ये जो वोट परसेंटेजेस है वो टीएमसी को मिलती है, और यही पूरा ओवरऑल सेट करके 90% जो है वोट बनाता है। एसआईआर इन क्षेत्रों में अवैध नाम हटाएगा जो टीएमसी के लिए घातक है, जैसे कि मतुआ समुदाय सीए के चलते बीजेपी की ओर खिसक चुका है, क्योंकि ममता बार बार ये कहती हैं कि वो राज्य में सीए लागू नहीं होने देंगी। तो जाहिर है कि एसआईआर मतुआ वोटर्स को वैध बनाएगा, लेकिन अवैध मुस्लिम नाम हटाने से टीएमसी को हो जाएगा नुकसान। अब अगर ऐसा हो गया तो सीमावर्ती जिलों में टीएमसी को कम से कम 100 सीटों पर इस बार काफी मुश्किल आने वाली है। बीजेपी की रणनीति भी क्लियर है कि एसआईआर को हथियार बनाकर के मिशन 160 प्लस का नारा दिया जाए। एसआईआर को अवैध घुसपैठ हटाओ कैंपेन से जोड़ा जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता एसआईआर को लोकतंत्र का रक्षक बता रहे हैं। देखिए, मतुआ समुदाय जो है वो बंगाल की राजनीति में एक निर्णायक और सामाजिक शक्ति माना जाता है, और इस मंच को चुन करके ममता बनर्जी ने संदेश देने की कोशिश की है कि उन्हें एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ मतदाता सूची का अपडेट नहीं है, बल्कि वोटों पर असर डालने वाला एक संदिग्ध हस्तक्षेप नजर आता है। उनके भाषण में नाराजगी भी थी, चेतावनी भी, और चुनावी समीकरण की एक झलक थी। अब आपको बताते हैं कि बंगाल चुनाव में मतुआ समाज आखिर कितना इम्पोर्टेंट है। बंगाल में मतुआ समुदाय को किंग मेकर माना जाता है। राज्य में लगभग 3 से 5 करोड़ अनुमानित आबादी है। कुल मतदाताओं का 20 से 25% के बीच है। 30 से 40 विधानसभा क्षेत्रों और 5 से 7 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां मतुआ समाज को अहम वोट बैंक मानती है। 2021 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को मतुआ वोट मिला। दोनों ने इस समुदाय के वोट से अपने अपने उम्मीदवारों की जो जीत है वो दर्ज की। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने राज्य की पुलिस व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिकारी ने अपने पत्र में पश्चिम बंगाल पुलिस के राजनीतिकरण का आरोप लगाया, जिसमें आगामी चुनाव के दौरान निष्पक्षता और कानून व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठते हैं। अब इधर बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी अब तक चुनाव आयोग को 2 पत्र लिख करके मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर अपनी आपत्ति जाहिर कर चुकी हैं।
ममता ने चुनाव आयोग से एसआईआर की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की भी मांग की। अब ममता के पत्रों पर आयोग कानूनी राय लेकर के अपना जवाब देगा और इसी बीच चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं को मिलने के लिए बुलाया है। सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से आयोग से मिलने का समय मांगा गया। ये मुलाकात 28 नवंबर को हो सकती है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन भी शुरू हुआ है, जो कि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है। सख्त दस्तावेजीकरण की मांग से मतुआ समुदाय के लोग घबराए हुए हैं और इसका फायदा उठाने में टीएमसी जुटी हुई है। मतुआ समाज को पूरी तरीके से साधने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगे आई। हालांकि ममता बनर्जी पहले से ही एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। चुनाव आयोग को दो चिट्ठी अब तक लिख चुकी है। बीएलओ खुदकुशी का मुद्दा उठा चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। Inhuman pressure is being created upon the BLOs. In a practical things, these BLOs are distributing the form and they collecting the forms whole day. In the night, they have to upload all these things. Servers are down. They can't upload this. They are under pressure. It is difficult for them to do it. They are under tremendous pressure. Democracy is being destroyed by the election commission. Earlier, the point is that देखिए, देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे एसआईआर अभियान के बीच बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौतें चिंता का कारण बन गई। 21 नवंबर की रात से 22 नवंबर के मध्य प्रदेश में 2 बीएलओ की बीमारी के कारण जो है मौत हो चुकी है। 19 दिन में 6 राज्यों में 15 बीएलओ की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में एक महिला बीएलओ ने आत्महत्या की। नदिया में बीएलओ रिंकू का शव घर की छत से लटका हुआ मिला। बीएलओ के शव के पास सुसाइड नोट मिला। राज्य में एसआईआर से जुड़ा हुआ दूसरा सुसाइड है और तीसरी मौत है। वहीं राजस्थान में जयपुर में बीएलओ मुकेश जागीर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। करौली में बीएलओ की मौत हुई। सवाई माधोपुर में एक बीएलओ को हार्ट अटैक आया। गुजरात की घटना बता दें, 4 दिन 4 बीएलओ की मौत हुई। अहमदाबाद में फारूक, दाहोद में बच्चू भाई बीमार, अस्पताल में एडमिटेड है। वहीं मध्य प्रदेश में रायसेन में बीएलओ रमाकांत पांडे की मौत हुई। दमोह में सीताराम गौंड के इलाज के दौरान मौत हुई। रायसेन के बीएलओ नारायण सोनी 6 दिन से लापता है। भोपाल में काम कर रही बीएलओ कीर्ति कौशल और मोहम्मद लई को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया। ममता बनर्जी के आरोप पर चुनाव आयोग ने अपनी बात कही और ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं को मिलने के लिए बुलाया है। निर्वाचन आयोग ने टीएमसी को लिखा पत्र। टीएमसी को बैठक के लिए बुलाया गया। 28 नवंबर को 11 बजे बैठक के लिए बुलाया गया। एसआईआर और अन्य मुद्दों को लेकर के जो है चर्चा होगी। मतुआ समाज के मंच से उठी हुई ममता बनर्जी की आवाज ने इशारा कर दिया कि एसआईआर को लेकर उनकी लड़ाई अब और तीखी होने जा रही है। उन्होंने ये साफ किया है कि मतुआ समुदाय की भागीदारी और समर्थन इस मुद्दे को नया राजनीतिक भार देता है, लेकिन सवाल जस का तस है। क्या ये टकराव चुनावी व्यवस्था में भरोसा मजबूत करेगा या बंगाल की राजनीति को और विवादों में धकेल देगा?